जिन्होंने पढ़ा था उनको तो मजा आया वापस ऐड होने पे। वाइटल स्टैटिस्टिक्स बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही आसान सा, इजी सा टॉपिक है। बहुत सारे फॉर्मूले दे रखे हैं और सारे फॉर्मूले जो है वो नाम से ही पता चल जाएंगे। होता क्या है वाइटल का मतलब? सिंपल भाषा में कहे तो वाइटल का मतलब है इम्पोर्टेंट। ठीक है। इम्पोर्टेंट आपके जीवन में क्या क्या हुआ है और क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, अवतार लिया आपने, और फिर उसके बाद में मैरिज, और उसके बाद में ये जो है ये अब तो भाई बस बहुत दो टॉपिक बचे हैं इसके बाद में, वो तो भी उनके अंदर पढ़ना है, बाकी वाले तो कुछ है ही नहीं और भी खत्म चैप्टर है। एक तो जैसे वो पढ़ना है, एक स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, और एक जो है वो इंटरपोलेशन और एक्सट्रापोलेशन, उसके अंदर फॉर्मूले हैं। बाकी का जो है वो स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी, उसके अंदर बस ये बताना है गेम थ्योरी के अंदर जो पढ़ा था उसमें से इससे आगे वाला पार्ट जो है वो आपका स्टैटिस्टिकल डिसीजन थ्योरी का पार्ट पढ़ा था। और एक जो बचा है डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, वो भी आसान से ही है, बहुत छोटा सा ही है। एक है रिप्लेसमेंट थ्योरी, जो कि लिखा स्टेट्स में, बाकी है स्टेट्स का नहीं, वो एफएम का है कि मशीन जब रिप्लेस करते हैं तो किस तरीके से करते हैं उसके बारे में। और फिर उसके बाद में जो बचती है वो थ्योरी बचती है। तो भाई वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर क्या है, वाइटल मतलब क्या है, इंपॉर्टेंट, बर्थ, मैरिज, डेथ वगैरह, ये सारे सारी घटनाएं जो है इनके बारे में जो अपने को स्टडी करना। पहली बात, क्यों स्टडी करना? तो सीधी सी बात है, अपने को कोई भी पॉलिसी वगैरह कुछ भी बनानी है, देश को किसी भी चीज़ की जो है वो जानकारी चाहिए, या उसे कुछ आगे किसी भी तरीके का फ्यूचर जो वो प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए ये सारे के सारे डाटा चाहिए। डाटा जितने बेहतर और अच्छे होंगे उतना जो वो आपका प्रिडिक्शन या फिर आपकी जो फोरकास्टिंग है वो अच्छी होगी। नमस्ते जी, नमस्ते। तो इस वजह से ये जो वाइटल इवेंट है इनको क्या किया जाना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। वैसे स्टडी जो किस तरीके से कर सकते हैं, एक तो सेंसस स्टडी, जैसे कि हर 10 साल के अंदर होती है। अभी 2011 तक के हो रखे हैं, 2021 के डाटा जो वो इलेक्ट्रॉनिकली वो कह रहे हैं कि करेंगे। तो ये क्या है, सेंसस स्टडी, जिसके अंदर पॉपुलेशन की हर यूनिट जो है उसको क्या किया जाएगा, स्टडी किया जाएगा। इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलेगी, डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, पूरी जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इसको आप हमेशा नहीं कर सकते। दूसरा ये क्या होगा, जब भी होगा तो पर्टिकुलर डेट का होगा। जैसे अभी डाटा जो अपन पढ़ते हैं वो 2011 के पढ़ते हैं, या फिर 2011 से लेके 2021 में मान लीजिए हो जाता है, तो भी 2011 से लेके 2021 के बीच के डाटा जो अवेलेबल नहीं होते हैं। और पर्टिकुलर इसके अंदर कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो नहीं भी मिले, ऐसा भी कोई मिल जाए, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा तरीका है रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स या वाइटल इवेंट्स, कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट जो भी हो रहे हैं उन सबको क्या किया जाए, रिकॉर्ड किया जाए। जैसे आज के टाइम में देखते हैं कि बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, मैरिज सर्टिफिकेट बनता है, डेथ सर्टिफिकेट बनता है। तो इस तरीके से जो भी वाइटल घटनाएं हो रही है, जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही है, उनको क्या किया जाए, रजिस्टर्ड किया जाए। या फिर इसके अलावा दो और है, वो तो वैसे नाम मात्र के ही है। एक है कि एनालिटिकल मेथड, कि भाई कुछ एनालिसिस करके अपन क्या करें, डाटा का पता करें, इंटरपोलेशन, एक्सट्रापोलेशन, जियोमेट्रिक मीन, और उनके फॉर्मूले लगा के जो अपन इनके डाटा के बारे में पता करें। या फिर हो सकता है कि अपन क्या करें, एडोक डेमोग्राफिक सर्वे भी कर सकते हैं, कि पर्टिकुलर किसी जगह जाके अपन क्या कर दिए, किसी से सर्वे करवा दिया। नॉर्मली किन से करवाया जाता है, तो एक तो गवर्नमेंट टीचर, उनको पकड़ा जाता है कि भाई जाके जो आप क्या करके आइए, ये चीज़ें जो जानकारी जुटा के आइए। वैसे सेंसस स्टडी वगैरह जो है ये भी क्या करवाया जाता है,
गवर्नमेंट टीचर और पटवारी वगैरह जो है उनसे करवाया जाता है। सरकार को लगता है कि इनके पास काफ़ी खाली समय पड़ा है, इस वजह से इनका कुछ तो जो वो यूज किया जाए, इस वजह से उनको ये काम करवाए जाते हैं। एड हॉक का मतलब जिसमें कुछ निश्चित नहीं है, जब मन चाहा तब। एड हॉक मतलब जब मन चाहा तब किया आपने, ऐसा कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है कि भाई तब करवाएंगे या इस तरीके से करवाएंगे। क्लियर है। इसके बाद में अगर बात करें अपन इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर सिस्टम है अभी, लेकिन इसके अंदर पूरा अच्छे तरीके से सिस्टम अभी नहीं बने हुए हैं। इसके लिए कुछ प्रयास भी किए गए हैं, अलग अलग एक्ट भी बनाए गए हैं। रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया जो है वो होता है, उसके बाद में स्टेट के अंदर चीफ रजिस्ट्रार होते हैं, उसके अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होते हैं। अगर आपने मैरिज सर्टिफिकेट वगैरह बनाए हो तो उसके अंदर नीचे जो साइन होते हैं रजिस्ट्रार के, वैसे वैसे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, ये सारे के सारे बनाए जाते हैं। लेकिन अभी भी लोग जो है वो क्या है, अनअवेयर है, और बनाए ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बनाते हैं, कभी कभी नहीं बनाते हैं। उसके अलावा फिर उन्होंने थोड़े और अमेंडमेंट किए। उन्होंने कहा कि भाई जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जैसे बच्चे का जन्म जो हॉस्पिटल के अंदर होता है, तो हॉस्पिटल को भी जिम्मेदारी दी गई कि भाई आप भी जो रिकॉर्ड मेंटेन करें कि भाई कितने जो है वो बच्चों ने जन्म लिया है, कितने बच्चों की डेथ हुई है वगैरह वगैरह, ये सारी डिटेल जो वो आप भी रखें। ग्रामीण स्तर पर अगर हो रहा है तो उस केस के अंदर गांव के किसी पर्टिकुलर अथॉरिटी को कहा जाता है कि भाई आप जो इनकी डिटेल है रखो, इस तरीके से कहा गया। उसके अलावा ये भी कहा गया कि भाई अगर नहीं करते हो तो उस केस के अंदर पेनल्टी का भी अमाउंट रखा गया, जो कि अपने को पूरा का पूरा थ्योरी पार्ट है। अपन जब नोट से देखेंगे तो उसके अंदर देख लेंगे। इसके बाद में अपन मेन चीज पे चलते हैं, इसमें कुछ रेट वगैरह जो आएगी उनके एग्जाम्पल वगैरह देख लेते हैं। सबसे पहला आता है साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑन पर्टिकुलर डेट, कि भाई पर्टिकुलर डेट पे पॉपुलेशन कितनी है। तो हम कैसे लिखेंगे, P1 इज इक्वल टू P0 प्लस बर्थ माइनस डेथ प्लस इमिग्रेशन माइनस एमिग्रेशन। ये हो गया बी का मतलब है बर्थ, ये डेथ, ये इमिग्रेशन, ये इमिग्रेशन। मान लीजिए अपने को पता करना है कि भाई 2023 के अंदर जनसंख्या कितनी है। अपने पास जो 2011 के डाटा पड़े, तो अपन ने कहा कि 2011 में पॉपुलेशन कितनी थी। वो पॉपुलेशन ली जैसे कि वो 140 करोड़ है। उसके बाद में अपन कहेंगे कि इतने पीरियड के अंदर 2011 से लेकर 2023 तक कितने लोगों ने जन्म लिया या कितने बच्चों ने जन्म लिया। मान लीजिए वो 15 करोड़ है। कितने लोगों की इसमें से डेथ हो गई, तो हमने कहा कि इसमें से नहीं, मतलब टोटल जो 10 करोड़ जो है उनकी डेथ हो गई। उसके अलावा इमिग्रेशन मतलब कि बाहर से कितने लोग इंडिया के अंदर आए। मान लीजिए 1 करोड़ बाहर से लोग यहाँ आए, और यहाँ से कितने गए बाहर, मान लीजिए 2 करोड़ गए। तो हम इस तरीके से पता कर सकते हैं कि भाई आज जो है वो जनसंख्या कितनी है। तो हम कहेंगे 140 करोड़ ये थे, 5 करोड़ जो है वो ज़्यादा जन्म लिया उन्होंने, और 1 करोड़ जो है वो ज़्यादा बाहर गए। भारत के अंदर वैसे इन जनरल एमिग्रेशन रेट जो वो ज़्यादा है। भारत के अंदर आना चाहते हैं लोग उससे ज़्यादा, जो बाहर से, मतलब जो पैसे वाले हैं वो ज़्यादा चाहते हैं कि भाई बाहर चले जाएं। बाकी जो गरीब देश है वो यहाँ आ भी रहे। 144 करोड़। समझ आ रही है बात। यहाँ तक की बात समझ आ रही है। अब इसके बाद में दो रेट जो है वो आएगी, क्रूड डेथ रेट और एक जो है वो स्टैंडर्ड डेथ रेट। दोनों क्या है और किस तरीके से, एक एग्जांपल के जरिए अपन समझेंगे। मैं एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे एज ग्रुप है
मैं जो नोट्स में दे रखा वो सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। लेस देन 5, 5 to 25, ये हो गया लेस देन। इसके बाद में है स्टैंडर्ड टाउन, और इसमें पॉपुलेशन और डेथ। 5,000, 25,000, 15,000। ये जो है चीजें दे रखी है अपने को। क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट, स्टैंडर्ड डेथ रेट, ये सारे जो है वो कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला है क्रूड डेथ रेट। क्रूड डेथ रेट जो है वो क्या है? जनरल डेथ रेट कि सिंपल सिंपल सीधा सीधा है कि डेथ रेट जो वो क्या है। देखो, अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड टाउन की, क्रूड डेथ रेट, अगर अपन बात करें स्टैंडर्ड टाउन की, तो उस केस के अंदर क्या होगा? अपन क्या कहेंगे? 1175 लोगों की डेथ हुई है, कितने पे? 50,000 पे। ठीक है, तो 1,000 पे कितने लोगों की डेथ होगी? सर रेट तो जो अपन 100 पे निकालते हैं या 1000 पे क्यों निकालते हैं? इसका कारण है, यहाँ जो भी अपन पढ़ेंगे वो सारे के सारे 1,000 पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 100 पे ये जो डाटा है वो क्या हो जाता है? बहुत छोटा हो जाता है। इस वजह से इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन होती है वाइटल स्टैटिस्टिक्स के अंदर, वो किस पे होती है? 1000 पे होती है। 1175 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 1,000, तो हम क्या कहेंगे? क्रूड डेथ रेट कितनी है स्टैंडर्ड टाउन की? 23.5। वहीं पर इसकी अगर अपन बात करें लोकल टाउन की, तो यहाँ क्या हो रहा है? कितनों की डेथ हो रही है? तो हम कहेंगे 1160 की डेथ हो रही है, कितने पे? 5,00,000 पे। तो 1160 डिवाइडेड बाय 5,00,000 इंटू 1000। एक सेकंड, मैंने शायद कहीं गलत तो नहीं लिख दिया? अच्छा, ये भी 50,000 ही है, सॉरी। 50,000 है, तो ये कितना आ रहा है? 32%। क्रूड डेथ रेट मतलब कि जिसके अंदर किसी भी तरीके का वेट नहीं दिया गया, सिंपल सा जो रेट है, जनरल जो रेट है कि कितनी डेथ हुई है डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन कितने थे, मतलब कि कितनी पॉपुलेशन पे कितनी डेथ हुई है, जिसके अंदर ना एज ग्रुप का वेट दिया जा रहा है, ना किसी के साथ कंपैरिजन किया जा रहा है, पर्टिकुलर उस सिटी के अंदर कितने लोगों पे कितने लोगों की डेथ हुई है, वो जो है सीधा सीधा क्या कहलाएगा? क्रूड डेथ रेट जो कहलाएगा।
यहाँ तक का एक बार देखिए, यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बताइए। गलत लिख दिया है क्या कहीं? एक सेकेंड। 1160, 1160 डिवाइडेड बाई 50,000। ओके, सॉरी, 32 नहीं है भाई, ये 23.2 है, ये 23.5 है। ठीक है भाई, यही कह रहे थे। क्रूड डेथ रेट, क्रूड वर्ड का हिंदी मतलब है अनपढ़ या कच्चा। इसका मतलब ये है कि जो सिंपल सीधी रेट जो कैलकुलेट करते हैं, जो बिल्कुल आम भाषा के अंदर कहते हैं कि भाई इतने लोग थे, इतने लोगों पे इतने लोगों की डेथ हुई, वो सीधी सीधी क्या कहलाएगी? क्रूड डेथ रेट। ठीक है। क्रूड डेथ रेट के अंदर देखिए, अब समझिएगा, ये जो क्रूड डेथ रेट है, अगर अपन इसकी क्रूड डेथ रेट और इसकी क्रूड डेथ रेट जो कंपेयर करके अपन कहें कि स्टैंडर्ड टाउन के अंदर जो डेथ ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर क्या होगा? लोग अपोज करेंगे। लोग अपोज क्यों करेंगे? अपोज इस वजह से करेंगे, लोग कहेंगे कि देखो, डेथ जो है वो क्या होती है, उसके अंदर कई चीज़ें फैक्टर काम करती हैं। अगर कोई देश ऐसा है या कोई टाउन ऐसा है जिसके अंदर ज़्यादा एज के लोग जो है वो ज़्यादा है, तो उस केस के अंदर वहाँ पर ऑटोमेटिकली डेथ जो है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। अगर कोई ऐसा टाउन है जिसके अंदर लोग जो है वो जवान है, तो वहां पर डेथ जो है वो कम होगी। तो ये सीधा सीधा इनका कंपैरिजन करना, ये जो है ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपन ने क्या एज फैक्टर को कंसिडर किया है क्या? नहीं, अपन ने सीधा कहा कि 1175 की डेथ हुई 50,000 पे, और यहाँ पर क्या किया? 1160 की डेथ हुई 50,000 पे, ये सीधा सीधा कैलकुलेशन किया। क्रूड डेथ रेट काम कहाँ आ सकती है? तो पर्टिकुलर जैसे इस स्टैंडर्ड टाउन की इस साल की क्रूड डेथ रेट और पीछे वाले साल की क्रूड डेथ रेट है, उनका कंपैरिजन किया जा सकता है। मतलब कि एक ही टाउन के दो अलग अलग पीरियड के कंपैरिजन के लिए क्रूड डेथ जो वो इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन दो अलग अलग प्लेस का, एक ही टाइम के दो अलग अलग प्लेस की जो कंपैरिजन क्या किया जाएगा? क्या इसके जरिए नहीं किया जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर एज फैक्टर जो उसको कंसिडर नहीं किया गया है। क्या यहाँ तक की बात समझ आई? क्या यहाँ तक की बात समझ आई? देखो भाई, क्रूड डेथ रेट जो है वो क्या है? एक सिंपल सा और सीधी सी डेथ रेट है। इसके अंदर क्या किया गया भाई? टोटल इतने की डेथ हुई डिवाइडेड बाय अपन ने टोटल पॉपुलेशन की। अब दो अलग अलग सिटी है, दो अलग अलग शहर है। एक शहर है जिसके अंदर क्या है? ओल्ड एज के लोग ज्यादा है, तो सीधी सी बात है इसके अंदर डेथ जो क्या होगी? ज्यादा होगी। और एक के अंदर जो वो युवा ज्यादा है, मतलब कि यंग पीपल जो वो ज्यादा है, तो उसके अंदर इन जनरल डेथ जो कम होनी चाहिए। तो इन दोनों के अंदर एज का अगर फैक्टर नहीं कंसीडर किया जाता और सीधा कंपैरिजन किया जाता है, तो वो तो गलत है। क्लियर है? लेकिन यहीं पर जैसे ये क्रूड डेथ रेट है, ये इसी सिटी की है, और इसी सिटी की अगर पीछे वाले साल की क्रूड डेथ रेट देख के इस सिटी के अंदर ये कंपैरिजन जरूर किया जा सकता है क्रूड डेथ के बेसिस पे, कि भाई डेथ रेट इस सिटी के अंदर बढ़ी है या कम हुई है। वैसे वैसे इसी लोकल टाउन की भी पीछे वाले साल की क्रूड डेथ रेट और इस साल की क्रूड डेथ रेट जो उसका जो कंपैरिजन करके ये कहा जा सकता है कि इसके अंदर जो लोकल टाउन के अंदर डेथ रेट जो बढ़ी है या कम हुई है। लेकिन इन दोनों का आपस में कंपैरिजन जो क्रूड डेथ रेट के बेसिस पे नहीं किया जा सकता। क्लियर है यहाँ तक की बात? क्लियर है? क्रूड डेथ रेट तक की बात क्लियर है?
यहाँ तक में कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा इसकी स्पेसिफिक डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट के बारे में जानते हैं। 5,000, 25,000, 15,000, 5,000 और ये 50,000, ये डाटा दे रखे हैं। डेथ जो है वो दे रखी है कितनी, 150, 500, 150, 500, 225, 300, 225, 300, टोटल जो है वो 1175। ये यहाँ तक के जो डाटा दे रखे हैं, क्लियर है? यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अब यहाँ समझिएगा, तो हमने कहा कि फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि ये क्रूड डेथ रेट जो है वो क्या कर रहा है, एज वेक्टर को कंसीडर नहीं कर रहा है। तो हमने कहा कि फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप एक स्पेसिफिक डेथ रेट जो है वो कैलकुलेट कीजिए। क्या कैलकुलेट कीजिए? स्पेसिफिक डेथ रेट। स्पेसिफिक डेथ रेट मतलब कि पर्टिकुलर एज ग्रुप की डेथ रेट जो वो कैलकुलेट कीजिए। हमने कहा वो कैसे कैलकुलेट करें, तो उन्होंने कहा जैसा आप क्रूड डेथ रेट कैलकुलेट कर रहे थे बस वैसा वैसा करना है, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए करना है। तो हमने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा कि डेथ कितनी हो रही है और पॉपुलेशन कितनी है, और वो भी कैसे देखी जाए, पर्टिकुलर उस ग्रुप की डेथ कितनी है और पर्टिकुलर उस ग्रुप की पॉपुलेशन कितनी है। हमने कहा जैसे, तो उन्होंने कहा जैसे <5 के अंदर बात करें, मल्टीप्लाई कितने से करना है, 1000 से, कि यहाँ पर डेथ कितनी हुई है, 150 डेथ हुई है, कितने पे, 5,000 पे, तो 1,000 पे कितनी डेथ होती, 30। तो ये क्या हो जाएगा, 30 जो है वो क्या हो जाएगी, ये क्या है, स्पेसिफिक डेथ रेट। वैसा वैसा सेकंड वाले की बात करें तो 500 डिवाइडेड बाय 25,000 इंटू 1000, तो इस वाले में कितना होता, 20। तीसरे वाले में बात करें 225 डिवाइडेड बाय 15,000 इंटू 1,000, कितना हो जाता, 15। तीसरे वाले में 30 डिवाइडेड बाय 5,000, सॉरी 300 डिवाइडेड बाय 5,000 इंटू 1,000। सर क्या ये चीज समझ आई? ये क्या हो गई आपकी स्पेसिफिक डेथ रेट। ये क्या हो गई स्पेसिफिक डेथ रेट। ये स्टैंडर्ड टाउन की बात करें, वैसा वैसा अगर लोकल टाउन की बात करें तो उसको अपन वर्ड यूज कर देंगे PL, उसके बाद में जो है वो डेथ, उसके बाद में DL। ठीक है, ये क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं PL और DL, वो अपन बाद में देख लेंगे ना। इसकी क्या क्या सिचुएशन थी, 75,000, 7500, 20,000, 20,000, 7500, 20,000, 20,000, 2500 और हो गए ये 1 2 3 4 ही है। और डेथ दे रखी थी 135, 500, 400, 135, 135, 500, 400, 125। अब देखो वैसे वैसे इसकी भी जो वो डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट जो वो कैलकुलेट कर ले। स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट करें, 135 डिवाइडेड बाय 7500 इंटू 1,000, कितना हो गया, 18। 500 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1,000, 25। उसके बाद में 20,000, सॉरी 400 डिवाइडेड बाय 20,000 इंटू 1,000, 20। 125 डिवाइडेड बाय 2500, 50।
क्लियर है भाई, यहाँ तक की चीज समझ आई। अब हमने उसको कहा कि जो क्रूड डेथ की जो बुराइयां कर रहा था ना, क्रूड डेथ के बेसिस पे जो है वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे, हमने उसको बुलाया कि भाई आप बता तेरी क्या प्रॉब्लम है। उसने कहा कि ये क्या रेट कैलकुलेट किए, इसके हिसाब से तो हम दो टाउन के हिसाब से कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। अगर हमें पता करना है कि दोनों टाउन में से किस टाउन की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, तो वो तो हमें पता ही नहीं चल रहा था क्रूड डेथ रेट पे। कारण ये था क्योंकि उसके अंदर स्पेसिफिक एज ग्रुप का जो कोई मैटर ही नहीं कर रहा था, जबकि ये करना चाहिए था मैटर। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब आ देख, अब हमने स्पेसिफिक डेथ रेट कैलकुलेट किए। तो हमने कहा कि अगर अपन बात करें 5 साल से कम वालों की बात, तो 5 साल से कम वालों में इसमें डेथ रेट जो है वो कितनी है, 30 है, और इसमें डेथ रेट जो कितनी है, 18 है। तो हमने कहा कि 5 साल से कम वालों के लिए सिटी जो लोकल टाउन है वो ज़्यादा सही फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी हेल्थ फैसिलिटी अच्छी है, उसका इन्वायरमेंट अच्छा है। 5 से 25 वालों के यहाँ डेथ रेट 20 है और यहाँ 25 है। तो हमने कहा कि 5 से 25 के लिए स्टैंडर्ड टाउन जो वो अच्छा है। फिर हमने कहा 25 से 35 के लिए जो वो स्टैंडर्ड टाउन अच्छा है, और 55 से ज़्यादा एज वालों के लिए लोकल टाउन जो वो अच्छा है। हमने कहा कि इस तरीके से उन्होंने हमने पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से बता दिया कि कौन सा एज के लिए कौन सा टाउन जो वो अच्छा है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें क्या चाहिए, ओवरऑल ये बताना है, आप हमें ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा टाउन जो है वो ज़्यादा हेल्थ वाइज जो है वो अच्छा है, या किसके अंदर लाइफ एक्सपेक्टेशन जो है वो ज़्यादा है, कौन सी सिटी के अंदर जीवन जो वो ज़्यादा लंबे समय तक जिया जा सकता है, वो हमें बताइए। हमने कहा कि ये इस तरीके से बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ग्रुप वाइज एज वाइज के हिसाब से नहीं, ओवरऑल कौन सा है। हमने कहा ओवरऑल के हिसाब से तो ये देख लो क्रूड डेथ रेट। उन्होंने कहा क्रूड डेथ रेट के हिसाब से तो हम क्या कर सकते, कंपैरिजन कर ही नहीं सकते, क्योंकि एज का तो फैक्टर कंसिडर कर ही नहीं रहे। तो फिर हमने कहा कि फिर कैसे किया जाए। अब आप खुद सोचो कि किस तरीके से किया जा सकता है, किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखो भाई, कंपैरिजन दो तरीके से कर सकते हैं। इस लोकल टाउन की डेथ रेट जो है वो इस स्टैंडर्ड पॉपुलेशन पे लगा दो, ताकि क्या हो जाएगा कि भाई ये पॉपुलेशन होती और ये इस सिटी वाली डेथ रेट होती, तो कितने लोगों की डेथ होती, फिर उसके बाद में इन दोनों का कंपैरिजन कर लेते। या फिर हम क्या कर देते, देखो दो चीजें किस तरीके से कर सकते हैं कंपैरिजन, ध्यान से समझिएगा। एक तो हम क्या करें, एक तो हम ये लें कि भाई ये जो स्टैंडर्ड टाउन है इसकी क्रूड डेथ रेट ले लें, ठीक है। और इसका कंपैरिजन कैसे करें, इसका कंपैरिजन करें लोकल टाउन की डेथ रेट जो किसके ऊपर अप्लाई कर दें, स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन के ऊपर, और पता करें कि कितना डेथ जो वो होती। अगर ये पॉपुलेशन का जो है भाई अल्टीमेटली फर्क कहाँ आ रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है कि यहाँ 5,000 है तो यहाँ 7500 है, यहाँ 25,000 है तो यहाँ 20,000 है, यहाँ पॉपुलेशन जो एज वाइज सही नहीं है। तो हमने कहा कि ये जो डेथ रेट है वो अगर इस पॉपुलेशन पे स्टैंडर्ड वाली पॉपुलेशन पे लगा के पता करें कि ये पॉपुलेशन अगर होती तो कितने डेथ होती, और फिर उसके बाद में कंपैरिजन कर सकते हैं। क्या क्या ऐसा कंपैरिजन किया जा सकता है क्या, फिर वो रेट कंपेरेबल हो जाएगी क्या। हम क्या पता करना चाह रहे हैं, किस तरीके से कंपेयर करना चाहते हैं। ये तो लोकल टाउन की, सॉरी स्टैंडर्ड टाउन की क्रूड डेथ रेट है, और इसका कंपैरिजन किसके साथ करना चाहते हैं अपन, इसका कंपैरिजन करना चाहते हैं हम लोकल टाउन की डेथ रेट से कितनी डेथ होती अगर पॉपुलेशन स्टैंडर्ड टाउन की अनुसार होती। और क्या फिर इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है क्या, क्या फिर इनके बीच में कंपैरिजन किया जा सकता है क्या, समझिएगा।
इसके अंदर जो है, इसके अंदर लोकल टाउन के अंदर 18 लोगों की डेथ होती है। इस लोकल टाउन के अंदर 18 लोगों की डेथ होती है, कितने पे? 1000 पे। तो 5000 पे कितने लोगों की डेथ होती है? तो हम क्या कहेंगे, 18 इंटू 5000, कितने लोगों की डेथ होती? 90,000 की। 25 लोगों की डेथ होती है यहाँ पर, 25 लोगों की डेथ हो रही है कितने पे? 1000 पे। तो ये 25,000 अगर होते तो कितने होते? तो 25 इंटू 25,000। थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, ये एक ही पॉइंट है इसके अंदर, पूरे चैप्टर के अंदर एक ही पॉइंट समझने लायक है। 20 लोगों की डेथ होती है 1000 पे, अगर पॉपुलेशन 15,000 होते तो कितना होता? तो 20 इंटू 15,000, कितना? 3 लाख। और 50 की डेथ होती है कितने पे? 1000 पे। तो 5000 पे कितना होगा? 2.5 लाख। अब ये अमाउंट ज्यादा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये सारों के सारे जो 1000 से डिवाइड करना भी इनके अंदर बाकी है। तो ये टोटल कितना आ गया? 2.5 लाख प्लस 3 लाख प्लस 6,25,000 प्लस 90,000, 12,65,000। इसकी क्रूड डेथ रेट कितनी थी भाई स्टैंडर्ड टाउन की? 23.5%। नमस्ते जी, नमस्ते भाई, इतना लेट कैसे? यहाँ क्या कहेंगे? 12,65,000 की डेथ हो रही है, कितने पे? 50,000 पे। ठीक है, वो एक्चुअल में वो 1000 से गुणा करना था, वो 1000 यहाँ पर सीधा साथ में ही है। बाकी एक्चुअल में हो कितने की डेथ कितने की होगी स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन के अंदर? 1265 से होगी। तो कितना होगा? 23.5, और ये कितना हो जाएगा? 1265 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 1000, 25.3। और ये जो है ये क्या हो पाएगी, ये और ये इन दोनों को कंपेयर जो वो कर पाएंगे। अभी अगर समझ नहीं आ रहा तो एक सीधा छोटा सा एग्जांपल समझिएगा। अपन ने एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा था, याद है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पढ़ा था, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने पढ़ा था एक तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और एक, नहीं पहला शायद एक्चुअल क्वांटिटी था या कौन सा था? सॉरी, दो वर्ड पढ़े थे अपन ने। वैसे उसको आर एस क्यू लिखते हैं ना, आर ए क्यू, और एक ए क्यू पढ़ा था। जैसे कि हम कोई पर्टिकुलर मटेरियल बनाते थे जिसके अंदर ए और बी जो है वो उनका स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन था कि भाई 600 ए का लगेगा और बी का जो है वो 400 लगेगा, ये इनका क्या था? स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन था। और एक्चुअल में लग गया ये 700 और 300। तो अपन क्या करते थे, इस 1000 को इसके जो भी स्टैंडर्ड रेट होती है उससे मल्टीप्लाई करते, और फिर हम पता करते कि कितना अमाउंट लगता अगर ये वाला अमाउंट जो है एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है, हाँ एक्चुअल जो क्वांटिटी लगी है वो अगर स्टैंडर्ड रेशियो में होती। आर ए क्यू क्या होता था कि एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। तो हम क्या करते हैं इसको, हम ये कहते हैं कि भाई टोटल 1000 लगते, ये लगने कैसे चाहिए थे? 600 डिवाइडेड बाई 1000। ये तो एग्जाम्पल सिंपल ले रखा है, जैसे सीधी कैलकुलेशन है। 1000 इंटू
400/1000। तो हम कहते हैं कि ये लगना चाहिए था 600 इंटू इसकी स्टैंडर्ड रेट और 400 इंटू स्टैंडर्ड रेट। ऐसा करते थे, तो याद है क्या? यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम सेम वही कर रहे हैं। देखो भाई, इसके अंदर जो मेन दिक्कत कहाँ आ रही थी, पॉपुलेशन की बात करें तो ये लेस देन 5। भाई थोड़ा सा ये लग सकता है कि आपको कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी है कुछ भी नहीं, आसान ही है। 25 से लेके 55 और मोर देन 55, ये स्टैंडर्ड की पॉपुलेशन, स्टैंडर्ड की पॉपुलेशन है 5000, 25,000 और 15,000 और 5,000, ये जो है वो 50,000 है। इसकी जो डेथ रेट है, इसकी जो डेथ रेट है वो है 30, 20, 15 और 60। 30, 20, 15 और 60। वहीं पर जो लोकल टाउन है, लोकल टाउन है उसकी यही रेट जो वो कितनी है इसकी बजाय 18, 25, 20 और 50। 18, 20, 18, 25, 20, 50, 18, 25, 20 और 50। क्रूड डेथ रेट के अंदर हम कंपेयर क्यों नहीं कर पा रहे थे? कंपेयर इस वजह से नहीं कर पा रहे थे, उसका मेन कारण ये था कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे थे क्रूड डेथ रेट के अंदर, तो पॉपुलेशन दोनों जगह क्या थी, अलग अलग थी। यहाँ पॉपुलेशन जो है वो अलग तरीके से दे रखी थी। यहाँ 5,000 है तो यहाँ 75,000 थी, यहाँ 25,000 है तो यहाँ 20,000 थी। ये 75 नहीं है, 7500 है ना। ये 5,000 थी तो यहाँ 7500 थी, यहाँ 25,000 थी तो 20,000 थी, 15,000 तो 20,000, 5,000 के बजाय जो वो यहाँ पर 25, तो इस तरीके से थी। तो हमने कहा कि एक काम करें, अपन जो पॉपुलेशन है वो क्या करें, एक स्टैंडर्ड फिक्स सेट कर दें। पॉपुलेशन जो क्या कर दें, स्टैंडर्ड सेट कर दें। तो ये स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो स्टैंडर्ड टाउन की है वो अपन ने क्या कर दी, फिक्स कर दी। स्टैंडर्ड टाउन में इसमें डेथ के हिसाब से देखें तो कितना होता है, 5,000 इंटू 3 कितना होता है, 5,000 इंटू 30 कितना होता है, 1,50,000। 25,000 इंटू 20 कितनी होती है, 5,00,000। और यहाँ कितनी हो जाएगी, 15,000 इंटू 15, 2,25,000। 5,000 इंटू 60, 3,00,000। तो हमने क्या कहा, टोटल कितना हो गया, 1,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 2,25,000 प्लस 3,00,000, 11,75,000। तो हमने कहा कि 11,75,000 डिवाइडेड बाय 50,000, मल्टीप्लाई 1,000 से करने की जरूरत नहीं है ना, वहाँ हो रखी है पहले से, डिवाइडेड बाय 50,000, 23.5। हमने कहा कि कंपेयर क्यों नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा कंपेयर इस वजह से नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों के अंदर पॉपुलेशन अलग अलग थी। हमने कहा पॉपुलेशन यही ले ले, तो उन्होंने कहा फिर कंपेयर कर पाएंगे। एक सेकंड है ना, एक सेकंड, एक सेकंड। हाँ, कोई नहीं ओके, फिर टोनी कहाँ है? टोनी यानी हम्म 5,000 इंटू 18 कितने हो गए ये, 90,000। 25,000 इंटू 25 कितना हो गया, 6,25,000। 15,000 इंटू 20 कितना, 3,00,000। और 5,000 इंटू 50 कितना, 2,50,000। तो 2,50,000 प्लस 3,00,000 प्लस 6,25,000 प्लस 90,000, 12,65,000। कि अगर पॉपुलेशन, इसका कहने का मतलब क्या है,
इसका जो मतलब है क्या है, इसका मतलब ये है कि इस लोकल टाउन के अंदर कितनी डेथ होती अगर उसकी पॉपुलेशन जो वो इस प्रोपोर्शन के अंदर होती, जो स्टैंडर्ड टाउन है उसकी जो पॉपुलेशन है उस फॉर्मेट के अंदर होती, तो उनकी डेथ कितनी होती, 12,65,000। तो उनकी रेट कितनी निकलती, 12,65,000 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जो है वो दोनों जगह 50,000 है, तो ये कितना हो जाएगा, 12,65,000 डिवाइडेड बाय 50,000, 25.3। क्या अब कंपेयर कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं। जो रेट लगाई है वो यहाँ जिस प्रपोर्शन में जो पॉपुलेशन ली है सेम प्रपोर्शन पॉपुलेशन लेके ये रेट भी कैलकुलेट की है। तो क्या अब इनको कंपेयर किया जा सकता है क्या, क्या अब इसको कंपेयर किया जा सकता है क्या? क्या ये बात समझ आ रही है? अपने को क्या करना है, कुछ भी नहीं, अगर सिंपल सीधी सी बात कहना कि स्टैंडर्ड रेट जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड रेट जो है वो क्या है, डेथ रेट को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन के ऊपर, जो लोकल टाउन है उसकी पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं। हाँ जी, दे रखा होगा। और अगर क्वेश्चन नहीं दे रखा होता है और सीधा कैलकुलेट करने को कह देता है, तो उसके अंदर डिफॉल्ट ये रहता है कि पहला जो टाउन दे रखा है उसे स्टैंडर्ड माना जाए और दूसरा जो उसे लोकल माना जाए। बाकी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन होगा तो दिया जाएगा कि भाई स्टैंडर्ड टाउन कौन सा और लोकल टाउन कौन सा है। देखो, स्टैंडर्ड टाउन की डेथ रेट तो नॉर्मल सीधी क्रूड डेथ रेट है, वैसी वैसी कैलकुलेट करेंगे। और लोकल टाउन की बात करें तो क्रूड डेथ रेट जो वो क्या है, सुनिएगा क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं। लोकल टाउन की क्रूड डेथ रेट, पहले पहला सेंटेंस जो बोल रहा हूँ पहले इसके बारे में बताइए क्या ये सही है या नहीं। स्टैंडर्ड टाउन जो है उसकी क्रूड डेथ रेट और उसकी स्टैंडर्ड डेथ रेट जो है वो सेम ही होगी। स्टैंडर्ड टाउन जो है उसकी क्रूड डेथ रेट और उसकी स्टैंडर्ड डेथ रेट जो है वो सेम ही होगी। क्या ये बात सही है या नहीं है? क्लियर? उसके बाद में दूसरा सेंटेंस, लोकल टाउन की क्रूड डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट सेम ही होगी। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या सही है या गलत है? लोकल टाउन की क्रूड डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट सेम होगी, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? गलत है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड स्टेटमेंट, ये ध्यान से सुनिएगा। लोकल टाउन की डेथ रेट को स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन पर अप्लाई करके जो रेट निकालेंगे वो हमारी स्टैंडर्ड डेथ रेट होगी। लोकल टाउन की स्पेसिफिक डेथ रेट को स्टैंडर्ड टाउन की पॉपुलेशन पर अप्लाई करके जो रेट कैलकुलेट होगी वो हमारी स्टैंडर्ड डेथ रेट होगी। सही है? समझ पा रहे हो बात? क्लियर है? तो ये सीधा सीधा इसका कहने का मतलब जो वो इस तरीके से। और अगर फॉर्मूले के हिसाब से देखोगे तो फॉर्मूले के हिसाब से कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आपने क्या किया था, डी एल और पॉपुलेशन कौन सी थी, पी एस, डिवाइडेड बाय पी एस इंटू इंटू 1000 करने की जरूरत नहीं है ना, ये सीधा मल्टीप्लाई करते वक्त 1000 से हो रखा होगा। तो ये क्या हो जाएगी आपकी स्टैंडर्ड डेथ रेट। क्लियर है?
यहाँ तक की बातें क्लियर है? सिग्मा तो ये इनका टोटल है, इस वजह से ये अपन ने क्या लिया, 12,65,000 जो क्या है इनका टोटल है, इस वजह से सिग्मा पी एस। अच्छा यहाँ पे ओके, ठीक बात भाई, यहाँ तक की बात समझ आई? इसके बाद के जो फॉर्मूले हैं वो बहुत सिंपल से, उनके अंदर नाम पढ़ोगे तो नाम के हिसाब से आपको चीजें समझ आ जाएगी। जैसे उसमें सबसे पहला आता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट का मतलब जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के अंदर क्या आएंगे, वो बच्चे जो जन्म के 1 साल के भीतर भीतर जिनकी डेथ हो जाएगी उनको अपन क्या कहेंगे, इन्फेंट। और उनके लिए जो रेट कैलकुलेट होगी वो क्या होगी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दूसरा जो है एक नियोनेटल है। नियोनेटल के अंदर क्या होगा, नियोनेटल किसको कहा जाता है, वो बच्चे जिनकी जन्म के 1 महीने के अंदर जो डेथ हो जाते हैं उससे अपन क्या कहेंगे, नियोनेटल डेथ। कि बच्चे के जन्म से 1 महीने के भीतर भीतर जिसकी डेथ हो जाएगी वो किस में आ जाएगा, 1 महीने तक का जो पीरियड है उसमें बच्चा जो किस कैटेगरी में कहलाएगा, नियोनेटल के अंदर कहलाएगा। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई 1 महीने के अंदर अंदर कितने बच्चों की डेथ हुई, डिवाइडेड बाय अपन क्या कर देंगे, पॉपुलेशन जो कर देंगे। उसके बाद में जैसे आता है एक मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट मतलब कि वुमन की प्रेगनेंसी के दौरान और जब बच्चे का जन्म हो रहा है उस वक्त कितनी वुमन का जो डेथ हो जाती है, उसके लिए जो रेट कैलकुलेट करेंगे वो क्या कहलाएगी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसको नोट्स पे ही लेके चलते हैं ताकि अपने को वहां से अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी है बिल्कुल सिंपल सा, कोई पॉइंट अगर एग्जाम्पल होगा समझने लायक तो अपन वापस इसके ऊपर आ जाएंगे। वाइटल स्टेटिस्टिक्स, वाइटल इवेंट ऑफ जो है वो एग्जाम्पल के लिए बर्थ, डेथ, डिजीज, मैरिज, डिवोर्स, इटीसी, ये जो वो महत्वपूर्ण घटनाएं आदमी के जीवन के अंदर होती है। ए डिटेल स्टडी अबाउट द साइज, कंपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन फॉर एनी कंट्री में बी अंडरटेकन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड। या तो रजिस्ट्रेशन सिस्टम से कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन सिस्टम ऑफ वाइटल स्टेटिस्टिक्स, मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं उन सब का क्या करवा दें अपन, रजिस्ट्रेशन करवा दें। जैसे फॉर एग्जांपल जन्म के लिए जन्म प्रमाण पत्र होता है, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, शादी के लिए जो शादी का प्रमाण पत्र होता है, ये सारी सारी जो भी वाइटल स्टेटिस्टिक्स है उनके लिए अपन क्या करें, रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू करवा दें। एक तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरा पॉपुलेशन सेंसस और सेंसस एनुमरेशन, जो कि जनगणना जिसे कहते हैं 2011-2021 की जो जनगणना 2001 के अंदर 2011 के अंदर जो इस तरीके से जनगणना हो रही है उस तरीके से। या फिर एनालिटिकल मेथड, अपन कोई फॉर्मूला वगैरह लगा के अपन कैलकुलेट करें। हालांकि ये दोनों वाले जो है वो ज़्यादा यूज होते नहीं है, मेनली अपने को डिस्कशन इन दोनों के बारे में बात करना। या फिर एड ऑक डेमोग्राफिक सर्वे, जैसे कि पर्टिकुलर अपने को पता करना है कि भाई जालोर के अंदर जो है वो किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेनी है, जैसे बाल विवाह कितने होते हैं, तो पर्टिकुलर जालोर के अंदर जो सैंपल लिया कुछ और उसके हिसाब से क्या किया, ये चीज़ें जो है वो पता की। डिफरेंस बिटवीन द स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन बाय द सेंसस ऑफ पॉपुलेशन एंड द वाइटल स्टैटिस्टिक्स। एक तो ये जो है सेंसस क्या है, फोटोग्राफ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब कि जैसे 2021 के डाटा है तो वो 2021 के ही डाटा है। अब इसमें जो चेंज आएगा वो यहाँ पर नहीं आएगा। वाइटल के अंदर क्या है, मोशन पिक्चर है। जब आप कलेक्ट करोगे, जैसे आज जो शादी हुई है उनका आज रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर कल जो शादी हुई उनका कल रजिस्ट्रेशन हो गया, जो बच्चों का आज जन्म हुआ उनका आज रजिस्ट्रेशन हो गया, जिनका कल जन्म होगा वो कल जो वो रजिस्टर होंगे, तो वो कंटिन्यूस आपको मोशन पिक्चर देंगे, मतलब कि चलती हुई पिक्चर जो बताएंगे। रिकॉर्ड ऑफ पर्सन और रिकॉर्ड ऑफ वाइटल इवेंट्स, यहाँ पर क्या होगा, उस आदमी का जो रिकॉर्ड होगा कि भाई ये आदमी इसके अंदर इसके परिवार के अंदर इतने लोग हैं वगैरह वगैरह, ये इस तरीके से डिटेल होगी। यहाँ पर क्या होगा, वाइटल इवेंट के भाई इस तारीख को कितनी शादियाँ हुई, इस तारीख को कितने जन्म हुए, इन सब के बारे में ये ह्यूमन इन्वेंट्री बताएगा और ये वाइटल इवेंट जो है उनके बारे में बताएगा। ये नॉर्मली 10 सालों में एक बार किया जाता है, ये कंटिन्यूस बेसिस पे किया जाता है। जनरली कंपल्सरी टू प्रोवाइड डिटेल, इसके अंदर आगे वाले को कहा जाता है भाई तुम्हें ये डिटेल देनी होगी, जब वो घर पे जब डिटेल लेने का आएंगे तब।
यहाँ पर नॉर्मली अभी तक जो मैंडेटरी ऑप्शनल होता है। डेवलपिंग कंट्री के अंदर अभी जैसे कई जगह जो सर्टिफिकेट कई लोग नहीं बनाते, तो नहीं बनाते, इस तरीके से अभी भी चल रहा है। यूजेज ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सीधा आप पढ़ोगे तो सारे समझ आ जाएंगे। अपना एस्टिमेट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन की ग्रोथ जो है उसे मेजर कर सकते हैं। स्टेचुरी जो इम्पोर्टेंस है कि भाई हर जगह आज के टाइम के अंदर ये चाहिए, जाति प्रमाण पत्र वगैरह, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह, ये सारे सारे। एक्सपांशन ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, कहाँ पर क्या कितनी जो जरूरत है वो सारी चीज़ें पता चलेगी। यूजफुल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन कि भाई बच्चे कितने हैं, बड़े कितने हैं, बूढ़े कितने, उनके बारे में पता होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएंगे। नॉलेज ऑफ सोशल स्टेटस, मोदी जी बोलते रहते हैं भारत जो युवा देश है, युवा देश है, तो ये चीज़ें सारी इससे पता चलेगी। और रिसर्च इन मेडिकल साइंस, अगर कुछ रिसर्च करनी है तो भी कर सकते हैं भाई ये देश जो किस तरीके का, तो वो डाटा होंगे तो उसके बेसिस पे किए जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। विद द एप्लीकेशन ऑफ सेंसस एक्ट 1948 द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड इम्प्रूवमेंट वर्क वाज इम्पोज्ड अपॉन द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इन 1960। पहले क्या किया गया था, एक सेंसस एक्ट बना रखा था 1948 के अंदर, और उसके बेसिस पे अपन ने क्या किया 1960 के अंदर एक जो अलग से पोस्ट बनाई रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, और उसको कहा कि तुम्हारी जिम्मेदारी तुम कलेक्शन करो, रजिस्ट्रेशन करो और इम्प्रूवमेंट करो, ये सारे सारे इनसे रिलेटेड जो भी वाइटल डाटा वगैरह कलेक्ट करने का जो तरीका है, इसके अंदर तुम क्या करोगे, काम करोगे। शॉर्ट कमिंग ऑफ इंडियन वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इंडिया के अंदर इसमें क्या दिक्कत है, एक तो इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, लैक ऑफ पोस्टल सर्विस, इन्फॉर्मर दे नहीं पाता इन्फॉर्मेशन। जैसे कि रजिस्ट्रेशन करवाने जाओ अगर आप, अभी तो फिर भी ठीक है, पहले के टाइम के अंदर जो वो आपको पता हो तो जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए या ऐसा कुछ बनवाने के लिए पटवारी ग्राम सेवक के पीछे भागो पहले, तो फिर उसको पैसे दो, तब जाके जो वो ये सारी सर्विसेज हो पाती थी। पार्ट टाइम वर्क गवर्नमेंट टीचर को लगा देते हैं पार्ट टाइम, ऐसा कोई फिक्स सिस्टम नहीं बना रखा है कि भाई ये एम्प्लॉय और ये जो डाटा कलेक्ट करेंगे, उनको जो लगता है कि ये फ्री है उनको भेज देते हैं कि तुम कलेक्ट करके आओ। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने हिसाब से कलेक्ट करती है। लैक ऑफ एक्यूरेसी, डिले इन पब्लिकेशन, डाटा कलेक्ट करने के बाद में उनका टेबुलेशन वगैरह इसमें करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सजेशन क्या है इम्प्रूवमेंट के लिए, एक एजेंसी बनाओ, टेबुलेशन सही हो, सही तरीके से टेबल बनाई जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट होगी भाई, मेल फीमेल लिटरेट इलिटरेट किस तरीके से बनाया जाएगा, परमानेंट स्टाफ होना चाहिए, रीजन वाइज जो क्लासिफिकेशन होना चाहिए सारा का सारा, और कलेक्शन ऑफ डेथ एंड डिजीज स्टेटिस्टिक्स कि भाई डेथ कितनी हुई और बीमारियां वगैरह उनके बारे में पूरी पता होना चाहिए। रीजन्स ऑफ चाइल्ड एंड मदर मोर्टिलिटी, भाई बच्चा या उसकी मदर की डेथ हुई है तो उसका कारण क्या, वो भी पता करो। पनिशमेंट फॉर डिलेड इन्फॉर्मेशन, अगर इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर डिले की जाती है तो जो डिले कर रहा है उसको जो सजा देनी चाहिए। विदाउट चार्ज पोस्टल सर्विस, ये भी ध्यान रखिएगा भाई। इन 1952 इंडियन रजिस्ट्रार जनरल फॉर्मुलेटेड प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, और उसके बाद में इन्होंने प्लान बनाया था भाई ये चीज़ें वो करेंगे वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने मई 1969 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसने क्या किया, एक नया बिल पास किया, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ एक्ट। और उसके मेन प्रोविजन जो ये थे कि एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर सेंटर पे, जो जैसे अपन क्या कहेंगे रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट पे चीफ रजिस्ट्रार होगा, उसके अंडर में जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार होगा। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन जो हेड ऑफ द फैमिली एंड कंसर्न अथॉरिटी, जैसे हॉस्पिटल के अंदर कुछ हो रहा है तो हॉस्पिटल के अंदर जो अथॉरिटी है उसको कहा गया कि भाई तुम जो ये डाटा सारे सारे प्रोवाइड करोगे। गांव में होगा तो गांव के अंदर जो भी जैसे पटवारी ग्राम सेवक उनको जो डिटेल दे रखी है कि भाई तुम्हें डिटेल जो प्रोवाइड करनी है। रिकॉर्डिंग ऑफ डेथ एंड बर्थ एंड इश्यू सर्टिफिकेट अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट 1892 कि डेथ के बर्थ के इनके सर्टिफिकेट जो इशू करो और वो एक एविडेंस होंगे कि वो भारत के अंदर जन्म हुआ उसका और ये भारत के अंदर है अभी तक और भारत का एक मूल निवासी वगैरह, ये सारे सारे।
पेनल्टी जो है वो 50 रुपए की, अगर कोई इसके अंदर डिफॉल्ट करे तो। ये पहला जो अपन ने पढ़ा था कि भाई पॉपुलेशन किस तरीके से होता है, तो P1 P0 प्लस बी माइनस डी प्लस आई माइनस ए। वाइटल स्टैटिस्टिक्स रेट, जैसे अपने को डेथ रेट कैलकुलेट करनी है तो नंबर ऑफ आउटकम ऑफ द लाइफ, जैसे कितनों की डेथ हुई डिवाइडेड बाय जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी, वो सीधा सीधा फॉर्मूला ये है, इसी के बेस पे बाकी के सारे बनेंगे। ये क्रूड डेथ रेट, स्पेसिफिक डेथ रेट और स्टैंडर्ड डेथ रेट, ये जो अपन क्लास के अंदर अभी किए वो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये अपन ने डायरेक्ट मेथड के हिसाब से किया, इसको इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से कर सकते हो, कुछ भी नहीं। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप और थर्ड स्टेप, इन तीनों को लिखोगे, आपस में काटोगे तो अल्टीमेटली वो का वही बचेगा जो डायरेक्ट मेथड के अंदर है। ये कहता है कि पहले आप क्या करो, P1 DS डिवाइडेड PL को गुणा करो DS से, डिवाइडेड बाय करो PL, इस तरीके से करो, ये आपकी इंडेक्स डेथ रेट आएगी। फिर उसके बाद में आपको करेक्शन डेथ फैक्टर जो कैलकुलेट करना है, CDR स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय जो DR आपने कैलकुलेट किया। अल्टीमेटली ये जो सब कट कटा के वापस जो लास्ट में बचेगा वो यही बचेगा, सिग्मा PS D1 डिवाइडेड बाय सिग्मा PS। देख लीजिएगा, मेन दोनों फॉर्मूले उनको एक एक बार देख लीजिएगा, बाकी इसके अंदर कुछ खास है नहीं, रेट वो की वही आएगी। CDR और SDR के अंदर फर्क दे रखा है, CDR जो वो कितनी डेथ हुई है पर्टिकुलर पीरियड के अंदर, SDR जो वो लोकल डेथ रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जो वो बताता है। ये ध्यान रखिएगा, ये यूजफुल किसके लिए है, पर्टिकुलर किसी प्लेस का कंपैरिजन उसी प्लेस के किसी दूसरे पीरियड से, मतलब कि पीछे वाले साल कितनी डेथ थी और इस साल कितनी डेथ हुई, इसमें कंपैरिजन करना है उसी पर्टिकुलर प्लेस का, तो CDR यूज करेंगे। अगर पीरियड पर्टिकुलर है जैसे कि 2011 का है लेकिन दो सिटी के बीच में कंपैरिजन करना है तो SDR जो वो यूज होगा। CDR इज बेस्ड ऑन द टोटल पॉपुलेशन एंड नंबर ऑफ द डेथ ऑफ द वन प्लेस ओनली, और वो जो वो 2 और मोर देन 2 प्लेस होगा। ये इनके नाम है, नाम के हिसाब से इनकी जो है वो रेट कैलकुलेट होगी। इन्फेंट जो है इसका मतलब क्या है, 1 साल तक के बच्चे, 1 साल तक के बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, किस तरीके से, नंबर ऑफ डेथ अंडर 1 ईयर ऑफ द एज विच अकर्ड अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया, जैसे राजस्थान की कैलकुलेट करें तो राजस्थान का ड्यूरिंग ए गिवन ईयर, जैसे कि 2011 कैलकुलेट करें तो 2011 के अंदर राजस्थान के अंदर 1 साल तक के, 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की डेथ हुई, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे, पॉपुलेशन कर देंगे, सॉरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ, कि इस पीछे वाले साल के अंदर कितने बच्चों के जन्म हुआ। जैसे ये कैलकुलेट करना है कि पीछे वाले 2022 के अंदर मान लीजिए टोटल जो 500 बच्चे पैदा हुए और उसमें से 50 बच्चे जो है वो 1 साल से पहले पहले जिनकी डेथ हो गई, तो अपन क्या करेंगे, सीधा 50 डिवाइडेड बाय 500 जो वो इस तरीके से कैलकुलेट करें। मल्टीप्लाई जो यहाँ पर हर जगह ही 1000 से ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। 1000 से क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्चुअल में डेथ जो वो क्या होती है बहुत कम होती है, इस तरीके से नहीं होती कि भाई इतनी ज़्यादा हो। तो 5 है और जैसे 5000 है तो उस केस के अंदर पे रेट कैलकुलेट करते हैं 0.05 और इस तरीके की परसेंटेज हो, वो जो है उससे ज़्यादा जो है उस अप्रोप्रिएट तरीका क्या है, मल्टीप्लाई 1000 से कर दिया जाए। ये पीछे वाले ABST वाले में क्वेश्चन था ये। नियोनेटल सेम वो की वो बात है, बस इसके अंदर जो क्या है, जिनकी डेथ 1 महीने के अंदर अंदर हो जाती है वो आएंगे। पीछे वाले 1 साल के अंदर ऐसे कितने बच्चों की डेथ हुई जो कि 1 महीने के अंदर अंदर जिनकी डेथ हो गई। जैसे कि पिछले साल टोटल 5000 बच्चे पैदा हुए, जिसमें से 50 बच्चे जो है वो उनका 1 महीने के अंदर अंदर, जन्म के 1 महीने के अंदर अंदर, पूरे साल के अंदर 2022 के अंदर 50 बच्चे ऐसे थे जिनकी डेथ 1 महीने के अंदर अंदर हो गई। तो ये क्या करेंगे, 50 डिवाइडेड बाय 5000 कर देंगे। जिस पॉइंट में डाउट है उसके अंदर आप जो वो रुकवा दीजिएगा ना। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, तो यहाँ पर जो है जो माता है उसके बारे में है। नंबर ऑफ डेथ ऑन द अकाउंट ऑफ, ये जो मदर है उनकी, कॉजेज अकर्ड अमंग द फीमेल पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द गिवन ईयर,
ईयर या फिर जो भी पर्टिकुलर पीरियड के लिए कैलकुलेट करें कि उस पीरियड के अंदर कितनी माताएं जो है उनकी डेथ प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो हो गई, मतलब कि बच्चे को जन्म देते उनकी डेथ हो गई, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइव बर्थ विच टुक प्लेस अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द ईयर। जैसे कि टोटल 5,000 बच्चों का जन्म हुआ और जिसमें से 5 माताएं जो है वो बच्चे को जन्म देते वक्त उनकी जो वो डेथ हो गई, तो अपन किस तरीके से करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 5,000 जो इस तरीके से करेंगे। मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी कि भाई बच्चे जो जन्म कितने हो रहे हैं, सिंपल सिंपल से सीधे सीधे रेट हैं। क्रूड बर्थ रेट वैसा वैसा जैसा अपन पहले कैलकुलेट कर रहे थे वैसा वैसा। एनुअल लाइव बर्थ कितने हो रहे हैं डिवाइडेड बाय एनुअल मीन पॉपुलेशन कितने, जैसे कि 5 लाख लोगों पे 5 लाख लोगों पे 5,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे कि 5,000 का जन्म हो रहा है 5 लाख पे, तो 1,000 पे कितना होगा, ये जो है क्या हो जाएगी, क्रूड बर्थ रेट हो जाएगी। इसके आगे एक एग्जांपल भी दे रखा है, जनरल फर्टिलिटी रेट नंबर ऑफ लाइव बर्थ विच टुक प्लेस अमंग द पॉपुलेशन ऑफ ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया ड्यूरिंग द गिवन ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर फीमेल पॉपुलेशन इन द चाइल्ड। ये आगे देखो, ये जो क्रूड डेथ रेट है ना, सॉरी क्रूड बर्थ रेट है ना, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, जैसे अपन ने क्या कहा कि बच्चों का जन्म कितना हुआ, कि जैसे 5,000 बच्चों ने जन्म लिया और हमने कहा कि पॉपुलेशन जो थी वो पूरे उस सिटी के जो एवरेज पॉपुलेशन थी वो 5 लाख थी, तो हमने क्रूड बर्थ रेट जो कैसे कैलकुलेट की कि 5,000 का जन्म होता है 5 लाख पे, तो ये हमारी क्या हो जाएगी क्रूड बर्थ रेट। लेकिन फिर लोगों ने कहा कि इस पूरे 5 लाख में से भाई बच्चों को जन्म तो जो है वो महिलाएं देंगी, वो कितनी है, तो हमने कहा कि वो जो है वो 2.5 लाख है। उन्होंने कहा कि 2.5 लाख में से कुछ महिलाएं जो जन्म दे पाएगी कुछ जो नहीं दे पाएगी, तो वो नॉर्मली माना जाता है कि 15 से लेके 49 की एज के अंदर जो महिलाएं हैं वही जन्म दे पाएगी। तो यहाँ 2.5 लाख में से अपन क्या कर देते हैं, बाकी वालों को हटा देते हैं, तो अपन क्या करते हैं वो माताएं वो महिलाएं जो बच्चे को जन्म देने के लिए कैपेबल है उसके बेसिस पे अपन क्या करना चाहिए, फर्टिलिटी रेट जो वो कैलकुलेट करनी चाहिए टाउन की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम वही है, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बर्थ कितने हुए डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन जो फीमेल की है, और वो भी कौन सी 15 से लेके 49 तक की। नॉर्मली ये स्टैंडर्ड माना जाता है, बाकी कोई अलग से कहा जाए या क्वेश्चन अलग से कहे तो वहाँ पर अलग से भी किया जा सकता है। स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट जैसा स्पेसिफिक डेथ रेट थी पर्टिकुलर एज ग्रुप के हिसाब से देखते हैं, वैसा वैसा ये भी है जो पर्टिकुलर एज के हिसाब से बर्थ रेट देखी जा सकती है कि भाई 25 से 30 की एज के अंदर जो है महिलाएं हैं उनमें से उनके कितने बच्चे हुए डिवाइडेड बाय वो कितनी महिलाएं हैं उस हिसाब से। टोटल फर्टिलिटी रेट यहाँ पर जो क्या कहेंगे अपन, ये इसका मतलब समझ लीजिएगा 1,000 महिलाएं टोटल 15 से 49 के बीच कितने बच्चों को जन्म देते हैं नॉर्मली, जैसे कि एक महिला जो कितने बच्चों को जन्म दे, सॉरी 1,000 महिलाएं जो वो 1,000 जो महिलाएं हैं 15 से 49 की एज के बीच में वो नॉर्मली कितने बच्चे जो जन्म दे रही है वो क्या कहलाएगी टोटल फर्टिलिटी रेट। और ये फिर टोटल फर्टिलिटी पर वुमेन भी कैलकुलेट किया जा सकता है। ये आगे एक एग्जांपल दे रखा है, इसके साथ देखिएगा तो ये समझ आ जाएगा, सिंपल सिंपल सा सीधा सीधा ये। मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कि भाई पॉपुलेशन जो वो ग्रोथ मतलब आगे बढ़ रही है या कम हो रही है उसका कैसे पता करेंगे। तो मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरीके से पता करेंगे, तो क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, फिर उसके बाद में वाइटल इंडेक्स ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोस रिप्रोडक्शन रेट, नेट रिप्रोडक्शन रेट और रिप्लेसमेंट इंडेक्स। नाम से ही पता चल जाए कुछ भी नहीं। क्रूड रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज क्या कहता है, क्रूड बर्थ रेट कितनी उसमें से क्रूड डेथ रेट जो वो लेस कर दोगे भाई, 20 लोग जो वो जन्म ले रहे हैं और 10 लोग जो वो जा रहे हैं, 20 लोग जन्म ले रहे हैं 10 लोग जा रहे हैं, तो अपन क्या कहेंगे नेचुरल इंक्रीज कितना है 10 है। या तो इस तरीके से कर सकते हैं या फिर सिग्मा ऑफ बर्थ माइनस सिग्मा ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय एवरेज पॉपुलेशन कि भाई 200 जो जन्मे और जिसमें से 100 चले गए डिवाइडेड बाय, जैसे ये 1 लाख पे हुआ इंटू 10 सॉरी 1,000, तो 1,000 पे कितना हो रहा है।
वाइटल इंडेक्स फॉर द पॉपुलेशन ये किसने दिया था? डॉक्टर रेमंड पर्ल ने दिया था। नंबर ऑफ बर्थ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेथ इनटू 100, ये ध्यान रखिएगा, इसने जो वो 100 यूज किया, ये एक जगह ही जो वो 100 है, बाकी सब जगह क्या है 1000 है, इस वजह से इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहला और दूसरा मेथड जो वो नॉट करेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ गर्ल्स बर्थ वुमन डेथ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन ऑफ का वेट नहीं है। ये कह रहे हैं कि भाई फिर लोगों ने अपोज किया कि भाई छोरे तो कितने जन्म दे दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ होगी नहीं, अल्टीमेटली गर्ल्स कितनी जो है वो जन्म होगा उससे पता चलेगा कि पॉपुलेशन आगे जो ग्रो करने वाली है या नहीं करने वाली। सेम वो की वो बातें, बस इन्होंने क्या किया है, सिर्फ फीमेल को यूज किया है। उसके बाद में ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट और उसके बाद में एक है नेट रिप्रोडक्शन रेट। दोनों में फर्क ये है कि नेट रिप्रोडक्शन रेट के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, ग्रॉस प्रोडक्शन जितना होता है उसमें से जितना सर्वाइव कर पाते हैं उतना ही कंसिडर करेंगे नेट प्रोडक्शन के अंदर, उसमें जो इसने डेथ को कंसिडर नहीं किया। ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट क्या कहता है, नन ऑफ द न्यूली बोर्न फीमेल चिल्ड्रन वुड डाई और माइग्रेटेड बिफोर रीचिंग द अपर लिमिट ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, कि जो भी महिलाएं जन्म ले रही है, जो भी बच्चा जन्म ले रही है, वो जो जब तक वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उस एज तक ना तो देश को छोड़ के जाएंगे और वहीं पर रहेंगे और ना उनकी डेथ होगी। जैसे कि 49 ईयर मानते हैं तो वो 49 ईयर तक यहाँ रहेगी। और सेम फर्टिलिटी एज कंटिन्यू टू बी ऑपरेशन, और की जैसे आज के टाइम के अंदर ये मान रहे हैं कि भाई 49 की एज तक जो वुमन जो है वो बच्चे को जन्म दे सकती है, तो ये आगे भी यही रेट जो वो कंटिन्यू रहेगी। कंप्यूटेशन प्रोसेस कुछ भी नहीं है, नंबर ऑफ फीमेल चिल्ड्रन बोर्न टू 1000 वुमेन अंडर द अबव एजम्पशन डिवाइडेड बाय 1000, कि भाई 1000 पे महिलाओं पे 1000 महिलाओं पे कितनी बच्चियां जो जन्म ले रही है उसी को कंसिडर करेंगे। ये बर्थ ऑफ फीमेल डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन ऑफ फीमेल, जो भी 15 से लेकर 49 तक की एज की जो महिलाएं हैं उन्होंने कितने बच्चों को जन्म दिया है वही जो है वो यहाँ लेंगे। अलग अलग फॉर्मूले, बाकी कुछ भी नहीं। एनआरआर के अंदर कुछ भी नहीं, ये जो रेट है इसको क्या कर देंगे, सर्वाइवल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें से कुछ बच्चियां जो ये मानता है कि भाई वो नेट रिप्रोडक्शन की भाई वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उनकी डेथ हो जाएगी या एमिग्रेट हो जाएंगे, देश छोड़ के भी जा सकते हैं, तो उसके लिए वो जो है वो सर्वाइवल फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और उसके बाद में कहा गया है भाई यहाँ से क्वेश्चन छोटा मोटा बन सकता है कि भाई अगर एनआरआर है, नेट रिप्रोडक्शन रेट 1 है, तो फुल रिप्लेसमेंट है, मतलब कि एक महिला के बदले में एक महिला आ रही है, तो कांस्टेंट ट्रेंड रहेगा। अगर एनआरआर 1 से ज़्यादा है तो पॉपुलेशन में ग्रोथ होगी, इंक्रीजिंग ट्रेंड होगा, और अगर 1 से कम है तो स्लो ग्रोथ इन पॉपुलेशन है। सेम फॉर्मूला, बस सर्वाइवल रेट जो वो यूज होगा। ठीक है, कई बार क्लास इंटरवल में दे रखा हो तो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो क्लास इंटरवल से भी होगा। जैसे ये इसका सेकंड फॉर्मूला जो है इसके अंदर क्लास इंटरवल से मल्टीप्लाई किया जाता है। जैसे 5 से 25, 25 से 35, 25 से 30 इस तरीके से दे रखा होता है, तो वहाँ पर उसको क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करें। ड्रॉबैक क्या है, पहली बात तो ये कि भाई ये मान रहा है कि भाई फर्टिलिटी रेट और ये कांस्टेंट है, ये ऐसा होता नहीं है, चेंज होती रहती है। इमिग्रेशन और एमिग्रेशन जो है उसको कंसिडर किया नहीं, जबकि वो तो होगा ही होगा। रिप्लेसमेंट इंडेक्स, रिप्लेसमेंट इंडेक्स का मतलब क्या है, ये जो है ये बात करता है कि चाइल्ड वुमन रेशियो फॉर द एक्चुअल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय चाइल्ड वुमन रेशियो फॉर द स्टेशनरी पॉपुलेशन, कि भाई हम कितना मान रहे थे और एक्चुअल के अंदर कितनी जो है वो रेशियो है। अब हमने कहा चाइल्ड वुमन रेशियो कितना है, क्या है, कैसे है, तो उन्होंने कहा कि 15 से 49 के बीच की जो महिलाएं हैं उन्होंने ऐसी कितनी बच्चियों को जन्म दिया जो कि 0 से 4, मतलब कि ये एज जो क्रॉस किए उन्होंने, 4 साल से आगे गए हैं, इस तरीके के। और इसके बाद में जो है वो दो ये वर्ड है स्टेशनरी पॉपुलेशन, ये जो है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, चाइल्ड वुमन रेशियो जो है वो एक्चुअल भी कैलकुलेट करेंगे और यही चाइल्ड वुमन रेशियो जो स्टेशनरी पॉपुलेशन का भी कैलकुलेट करेंगे। स्टेशनरी कुछ भी नहीं, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, हाइपोथेटिकल मॉडल है पॉपुलेशन का, कि जो भी कंडीशन और हम मान रहे हैं उसके अंदर कोई भी तरीके का चेंज नहीं है, और इसी तरीके से जो इसी पर्टिकुलर रेट से जो चेंज होता रहेगा, और स्टेबल के अंदर हम मानते हैं कि कोई भी चेंज नहीं होगा, नो इमिग्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं। और इसके अंदर एक पर्टिकुलर जो रेट है, पर्टिकुलर रेट नहीं सॉरी, पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन लाइफ टेबल पॉपुलेशन है उसके हिसाब से जो क्या होगी इसके अंदर ग्रोथ होगी। उसके बाद में पॉपुलेशन प्रोजेक्शन एंड एस्टिमेशन, एक तो लीनियर इंटरपोलेशन के हिसाब से कर लेंगे, कर सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन अगर हमें एक्सपेक्ट करनी है कि आगे कितनी होगी,
तो एक तो इंटरपोलेशन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि अपन कल क्लास के अंदर सबसे पहले यही बात करेंगे। एक कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं कि भाई आज इतनी है, इस रेट से बढ़ रही है, तो 3 साल बाद कितनी होगी, तुम इसके पावर 3 रख दो। या फिर जियोमेट्रिक मीन इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर लॉजिस्टिक कर्व। वैसे ये फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखिएगा, पर्ल और रेड ने 1920 के अंदर ये जो फॉर्मूला दिया था। इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये डिफिकल्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होता है, और ये जो वो सिंपल है, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। बाकी इसके अंदर जो कोई खास पॉइंट के अंदर आपको डाउट आएगा नहीं। पीछे वाले साल लास्ट अटेम्प्ट के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो मैं आपको बता देता हूँ। लॉजिकल ही सोचोगे तो इसके अंदर जो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। हम्म, अच्छा लगा भाई। यही था शायद, 1000 वाला ही था, मिल नहीं रहा है क्वेश्चन तो। हम्म, ये है एक तो। वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो वो कवर करता है। मोशन, पिक्चर ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन, urgent record of vital events, fertility, death, and reproduction are analyzed। और डी जो है वो है। क्या किसी को डाउट भाई इसमें? 103 नंबर क्वेश्चन और है क्या? यही था। हम्म, एक ये भी है। वो कह रहा है डिटेल स्टडी ऑफ
साइज, कंपोजिशन एंड ग्रोथ ऑफ population can be done by following method. Population census, registration of vital statistics, ad hoc demographic survey और all of the above. दो ही थे। कर लोगे भाई? कर लोगे ये? नोट्स को जो बार बार रिवीजन कीजिएगा, नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कॉलेज वाली सारी बुक्स जो उसमें कवर है, तो इनको एक बार वापस देखिएगा। रटने की जरूरत नहीं है, बस इनके वर्ड जो है वो इस बार ठीक आने चाहिए। अगर क्वेश्चन ठीक आते हैं तो उसमें पढ़ने वाले को फायदा है। अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं तो फिर घोड़े और गधे जो है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, फिर पढ़ने वाले के लिए जो नुकसान है बहुत ज़्यादा इजी पेपर आना। बाकी जहाँ तक मेरा मानना है, इस बार पेपर थोड़ा अच्छा आएगा। रीज़न ये, क्योंकि पिछली बार एकदम से सिलेबस उन्होंने बहुत ज़्यादा लेंदी कर दिया था, इस वजह से उन्होंने इजी दिया था। लेकिन अब जो है वो सिलेबस लोगों के पहुंच में पहुंच चुका है, और उस कारण जो है वो इस बार थोड़ा सा ढंग का पेपर आने के चांसेस है। इस बार क्वेश्चन जो है वो अंदर से पूछे जाएंगे, अच्छे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। क्लियर है भाई? और कोई डाउट हो तो भेजिएगा, बाकी जो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें। क्लियर है भाई? तो करिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, और इनको नोट्स को बार बार पढ़िएगा ना। नोट्स जो है जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा।